चल बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। देखो, इस चैप्टर में हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.3 तक के सम्स किए, जिसके अंदर हमने बेसिक इंडेक्स नंबर फाइंड किया, जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड किया। उसके बाद इंडेक्स नंबर की स्पेशल फार्मूलाज देखी, जिसमें वेटेज एवरेज मेथड, लेस्पिरीज, पेस्टीज, फिशर इंडेक्स नंबर, ये सब हमने देखे ना। आज उसके आगे का एक टॉपिक देखें, एक्सरसाइज 1.4, आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.4, जिसमें अब इंडेक्स नंबर का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो सबसे पहले समझे कि इसका मतलब क्या। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर उसे कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में कोई भी पर्टिकुलर एक ग्रुप को सिलेक्ट किया जाए और उस ग्रुप के कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस का अगर इंडेक्स नंबर फाइंड किया जाए ना, तो उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मतलब क्या, यह आप लोगों ने पहले ही देखा था ना, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने समझा था कि इंडेक्स नंबर का मतलब कहलाता है जनरली परसेंटेज चेंज है। कोई भी चीज़ का जो भी परसेंटेज चेंज होता है उसे इंडेक्स नंबर कहते हैं। कि कोई भी चीज़ की प्राइस 2019 में कितनी थी और 2021 में अब उसकी प्राइस कितनी है, तो वो जो परसेंटेज चेंज हुआ ना, उसे ही हम लोग इंडेक्स नंबर की तरह मानते हैं ना। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर वही कहलाता है कि हमारी सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप, जो ग्रुप जनरली हम लोगों ने ही बनाए हैं, जैसे कि रिच क्लास पीपल, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, ये अलग अलग ग्रुप हमने बनाए हैं ना, बराबर ना। या रिलीजियस वाइज देखो, वर्कर वाइज देखो कि ये वर्कर्स हैं, ये मैनेजर्स हैं, ये ऑनर्स हैं। कोई भी ग्रुप, सोसाइटी का कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप लेकर उनके इनकम या उनके एक्सपेंसेस का अगर इंडेक्स नंबर फाइंड किया जाए, कि अगर सपोज कोई वर्कर्स के बारे में बात की जाए कि भाई ये वर्कर्स 2019 में कितना कमाते थे और अब कितना कमा रहे हैं, बराबर, इसकी कंपैरिजन की जाए ना, तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कहलाता है। आ रही है ना बात समझ में। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो ना, तो इसके लिए कोई नई फार्मूलाज नहीं है, पुरानी फार्मूला ही है, बस उसे नई तरह से बताना है हमें। जो आपने पहले की एक्सरसाइज में इंडेक्स नंबर फाइंड किए थे ना, वेटेज एवरेज मेथड, लेस्पिरीज स्पेशीज एवरेज मेथड, इसमें भी वही फार्मूलाज यूज करनी है, बस इसमें नाम अलग है। कहते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो ना, तो वो फाइंड करने की दो मेथड है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढने की दो मेथड आती है। एक मेथड कहते हैं, वो मेथड आती है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और दूसरी एक मेथड आती है जिसे कहते हैं फैमिली बजट मेथड। दूसरी एक मेथड कौन सी, फैमिली बजट मेथड। ये दो मेथड कहलाती है, बराबर ना। जिनमें ये दोनों मेथड ही वही पुरानी मेथड है। एक बार समझ ले सिर्फ उसे, कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आपके क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ हो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढो लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से ढूंढो, तो ये मेथड से अगर फाइंड करना हो ना, तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में इफ Q0 इज गिवन, कि अगर क्वेश्चन में Q0 दिया हुआ है, Q0 का मतलब क्या, Q0 मतलब कहलाता है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ये हमने पहले सीखा था ना आगे की एक्सरसाइज में। Q0 का मतलब क्या, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, पहले के साल की क्वांटिटी। तो अगर Q0 दिया हुआ है ना, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करने की फॉर्मूला आती है I इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। अगर Q0 दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज करते हैं, और याद करो ये फार्मूला लेस्पिरीज की फार्मूला है, बराबर ना। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी उसी फार्मूला से ही ढूंढने और उसी मेथड से जो आपने एक्सरसाइज 1.3 में सीखी थी, बस नाम बदला हुआ है यहाँ पर। कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से पूछे तो इससे ढूंढना है, अगर Q0 दिया हुआ है तो इस मेथड से। अगर क्वेश्चन में इफ Q1 इज गिवन, कि अगर क्वेश्चन में Q1 दिया हुआ है, Q1 मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर की क्वांटिटी दी गई है, तो इंडेक्स नंबर अगर फाइंड करना हो ना, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो, तो फार्मूला आती है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100, बराबर। कि अगर Q0 दिया हुआ हो तो ये फार्मूला जो लेस्पिरीज की फार्मूला है, और अगर Q1 दिया हुआ हो तो ये फार्मूला, ये फार्मूला याद करो, ये फार्मूला पेस्ट्री की फार्मूला है, बराबर ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से ऐसे ढूंढेंगे हम लोग। और अगर फैमिली बजट मेथड से पूछे, आपको पूछा हुआ हो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करो फैमिली बजट मेथड से, तो अगर फैमिली बजट मेथड से फाइंड करें ना,
तो उसके लिए फार्मूला आती है, वो फार्मूला है हमारी वेटेज एवरेज की फार्मूला। फैमिली बजट मेथड के लिए इंडेक्स नंबर फाइंड करने की एक ही फार्मूला कि सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। फाइंड किया था ना ये 1.3 में कि वेटेज एवरेज मेथड से जो हम फाइंड करते थे, फैमिली बजट मेथड से भी वही फार्मूला यूज़ करनी है और उसी तरह से यूज़ करनी है। उसमें भी हम लोग ढूंढते थे कि ये इंडेक्स नंबर तो चलो ओवरऑल इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढना है, लेकिन कभी अगर ये आई न दिया हुआ हो, कभी अगर आई न दिया हुआ हो तो आई हम लोग कैसे ढूंढते हैं? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। कभी अगर इस क्वेश्चन में आई ये इंडेक्स नंबर अगर न दिया हुआ हो ना, तो उसको ढूंढते हैं हम लोग P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। और इसी में ही एक नई चीज़ ऐड होगी कि अगर क्वेश्चन में कभी W मतलब वेटेज अगर नहीं दिया हुआ है, वेटेज अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर वेटेज के लिए यूज़ करते हैं P0 मल्टीप्लाई Q0 या तो फिर और P1 मल्टीप्लाई Q1। वेटेज अगर न दिया हुआ हो ना, तो फिर वेटेज ऐसे ढूंढते हैं, W ऐसे ढूंढते हैं P0 Q0 या तो P1 Q1। बराबर, ऑलमोस्ट यही आता है P0 Q0। समझ आ रही है ना बात है? तो ये पुरानी फार्मूला ही है, पुरानी फार्मूला ही है, खाली नाम बदला हुआ है इसमें। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर अगर टोटल एक्सपेंडिचर से पूछे तो इस मेथड से ढूंढेंगे, अगर फैमिली बजट से पूछे तो इस मेथड से ढूंढेंगे। आ रही है ना बात समझ में? तो इन फार्मूलाज को अच्छी तरह से लिख लो, एक बार अच्छी तरह से इसे लिख लो, देख लो। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के सम शुरू करें। देखो कि जैसे एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है कि उसमें दिया हुआ है कि कोई एक सिटी के मिडिल क्लास पीपल हैं, उनकी फैमिली बजट इंक्वायरी यहाँ पर दी गई है। फैमिली बजट इंक्वायरी मतलब ये जो हमें सम करना है ना, वो फैमिली बजट मेथड से करना है। हमने दो मेथड देखी ना पहले, टोटल एक्सपेंडिचर और फैमिली बजट मेथड। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, टेक्स्ट बुक साथ में रखो, उसमें दिया हुआ है कि ये फैमिली बजट इंक्वायरी है। तो इसका मतलब सम भी हमें उसी मेथड से करना होगा कि इसमें दिया हुआ है कि कोई मिडिल क्लास पीपल के अलग अलग ग्रुप में वो कितना कितना खर्चा करते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, क्लोथिंग, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मतलब जो छोटे मोटे खर्चे, उनका वेट दिया हुआ है। वेट मतलब इम्पोर्टेंस दी गई है। और 2013 में एक्सपेंस दिया हुआ है और 2015 के एक्सपेंस दिए हुए हैं। मतलब फूड के लिए 2013 में 3,000 रुपये खर्च होते थे मंथली और 2015 में 3900 मंथली खर्च होते हैं। तो इसके ऊपर से हमें इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढना है। बराबर ना, पहले इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके साथ में पूछा हुआ है, वो बाद में फाइंड करते हैं। साथ में ये क्वेश्चन है, पहले नॉर्मल इंडेक्स नंबर ढूंढे। तो फैमिली बजट मेथड से इंडेक्स नंबर ढूंढना है, मतलब वो कौन सी मेथड कहलाई? IW वाली मेथड। बराबर ना? तो पहले तो ये क्या क्या दिया हुआ है उसके लिए एक टेबल बना लें। ये क्वेश्चन था, अब आंसर के लिए अगर एक टेबल बनाए तो उसके लिए ग्रुप या आइटम इस तरह से लिखने होंगे ना, सीधे लिखने होंगे, ऐसे नहीं। यहाँ पर लिखना होगा हमें कि ये फूड, फिर फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन रेंट, क्लोथिंग एंड मिसलेनियस एक्सपेंस। बराबर। उसके बाद ये वेटेज दिया हुआ है। वेटेज मतलब क्या कहलाया? ये जो वेट दिया हुआ है इसका मतलब ये क्या कहलाया? ये W कहलाया। W दिया हुआ है ना, ये 45, 15, 10, 20, 10। ये एक्सपेंस दिए हुए हैं कि एक्सपेंस इन 2013 के ये एक्सपेंसेस हैं कि जिसमें 3000, 1450, 1500, 600 एंड 1600। बराबर। और साथ में दिया हुआ है एक्सपेंस इन 2015। 2015 के ये एक्सपेंसेस हैं कि जिसके अंदर 3900, 1850, 2400, 900 एंड 1920 ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। ऐसे दी गई थी, हमने ऐसे लिखी। अब जो हमें IW वाली मेथड करनी है, तो जिसमें I और W का मल्टीप्लाई होता है। बराबर। जिसमें आपको W दिया हुआ है चलो, लेकिन I वो नहीं दिया हुआ। W दिया हुआ है लेकिन I नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या करना होगा? I ढूंढना होगा। इंडेक्स नंबर, बेसिक इंडेक्स नंबर पहले हर एक चीज़ का अलग अलग ढूंढना होगा और फिर I और W का मल्टीप्लाई करेंगे ना। बराबर ना? मतलब यहाँ पर पहले एक कॉलम फाइंड करनी होगी I, और I की फार्मूला क्या आती है?
P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, ये एक I मिल जाएगा तो फिर यहाँ पर IW ढूंढेंगे ना कि भाई ये W और I का मल्टीप्लाई, बराबर, फिर उसे फॉर्मूला में रखेंगे। आ रही है ना बात समझ में? तो यहाँ पर जो P1 और P0 है, तो P1 P0 किसे मानेंगे? इन्हीं एक्सपेंस को मानेंगे, इसी को ही P1 और P0 मानेंगे, बराबर, कि जिसमें ये बेस ईयर है 2013 है तो इसे P0 कहेंगे हम लोग, और ये करंट ईयर 2015 है उसे P1 कहेंगे। मतलब अब हर एक का हमें फाइंड करना है कि जैसे कि पहले में P1 अपॉन P0 मतलब 3900 अपॉन 3000 मल्टीप्लाई 100, फिर जो आंसर मिले। यहाँ पर भी 1850 अपॉन 1450 मल्टीप्लाई 100, बराबर, ऐसे आई फाइंड करेंगे ना, ये इंडेक्स नंबर हर एक का फाइंड करेंगे ना, 2400 अपॉन 1500 मल्टीप्लाई 100, 900 अपॉन 600 मल्टीप्लाई 100, ऐसे फाइंड किया जाएगा। और ये जो आई मिलेगा तो फिर ये डब्ल्यू और आई का मल्टीप्लाई यहाँ पर रखेंगे, फिर फार्मूला से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट इसका आंसर लिख देता हूँ तो फिर से समझाता हूँ। फिर जैसे देखो कि मैंने यहाँ पर ये आंसर लिख दिया, ये आई फाइंड कर लिया सबका, बराबर ना, जो मैंने फार्मूला बताया P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, तो हर एक स्टेप का आई मिल गया हमें, और ये आई मिल गया तो फिर आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई, जैसे 45 मल्टीप्लाई 130 तो 5850, फिर ये 15 मल्टीप्लाई 127.59 तो 1913.85। ठीक है, आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और आखिरी में हमें टोटल चाहिए होता है सिर्फ आई डब्ल्यू, सिग्मा आई डब्ल्यू, इसका टोटल कि 13,563.85, और साथ में डब्ल्यू का टोटल कि डब्ल्यू का टोटल ये 100, और ये मिल जाए ना तो इसके ऊपर से हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढना होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, बराबर, जिसके लिए फॉर्मूला आती है कि सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, यही फार्मूला ना। तो जिसमें सिग्मा आई डब्ल्यू, तो सिग्मा आई डब्ल्यू का आंसर क्या मिला? 13,563.85, 13,563.85 अपॉन 100 अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का आंसर क्या? 100, और इसका अगर डिवाइड करें तो 100 से डिवाइड मतलब 2 नंबर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो यह आंसर हो जाएगा हमारा 135.64, 135.64 पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, तो ये 3 का 4 हो जाएगा क्योंकि इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है। जब भी हम लोग पॉइंट में लिखते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं ना कि अगर पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा आता हो तो उसे एक डिजिट हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, कि जैसे यहाँ पर 63 नहीं 64 लिखेंगे क्योंकि 3 के बाद 8 है, अगर 3 के बाद 2 होता ना, 5 से छोटा नंबर होता तो 3 का 3 लिखते हैं हम लोग। तो आंसर ये मिला 135.64, और ये जो आंसर हुआ, तो अब हमें इसमें एक चीज़ बतानी है कि भाई कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ। ये हम लोग एक्सपेंस ढूंढ रहे थे कि 2013 के ये एक्सपेंस थे और 2015 के एक्सपेंस थे, तो 2 साल में टोटल एक्सपेंस सभी ये चीज़ों का मिलाकर, सभी ग्रुप का मिलाकर टोटल एक्सपेंस में कितना इंक्रीज हुआ। तो जैसे हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन परसेंटेज, इंक्रीज इन परसेंटेज, ये हम लोग पहले भी इंटरप्रेट में लिखते थे ना कि इंक्रीज इन परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, तो 135.64 माइनस माइनस 100, 100 से माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 35.64 परसेंटेज। मतलब कोई मिडिल क्लास पीपल के 2 साल में खर्चों कितने बढ़ गए, मतलब कितने परसेंटेज खर्चों का इंक्रीज हुआ, तो 35.64 परसेंटेज खर्चे जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं, बराबर। तो ये तो खर्चों के बारे में ना। एक और चीज़ आखिरी आपके क्वेश्चन में पूछी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई उन फैमिली की 2013 में इनकम 15,000 थी तो 2015 में कितनी होगी। 2013 में उनकी इनकम 15,000 थी, बराबर, एवरेज डिस्पोजेबल इनकम, बराबर ना, मंथली एवरेज डिस्पोजेबल इनकम, मतलब कि भाई मंथली उन्हें जितनी इनकम मिलती है वो 15,000 थी 2013 में, तो 2015 में जो इतना इतना परसेंटेज खर्चा बढ़ गया ना, तो उसके हिसाब से इनकम कितनी बढ़नी चाहिए वो हमें बताना है, बराबर। अब हमें क्या फाइंड करना है, वो फाइंड करना है एवरेज मंथली डिस्पोजेबल
इनकम, ठीक है, मंथली डिस्पोजेबल इनकम या कहो एवरेज डिस्पोजेबल इनकम। तो ये डिस्पोजेबल इनकम कैसे फाइंड करनी है, तो उसके लिए एक फार्मूला आती है, जो फार्मूला पहले नहीं थी अभी बता रहा हूँ, तो उसे अच्छी तरह से नोट करना और याद रखना। बराबर, ये फार्मूला याद रखना डिस्पोजेबल इनकम की, 1 मार्क के सम में भी पूछा जाता है कि 2013 के 15 में खर्चा अगर इतना परसेंटेज बढ़ गया तो इनकम कितनी बढ़नी चाहिए वो हमें बताना है। तो वो डिस्पोजेबल इनकम की फार्मूला याद रखना, उसके लिए आती है फार्मूला कि इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, सी वाई लिख रहा हूँ, सी वाई मतलब करंट ईयर, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर, ये बी वाई मतलब बेस ईयर, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय इनकम ऑफ बेस ईयर, ठीक है। ये फार्मूला आती है मंथली डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करने की, जिसमें अगर ये वैल्यू रखे ना तो इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, मतलब ये 2015 का इंडेक्स नंबर ढूंढा ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो वो इंडेक्स नंबर ही मिला ना। तो 2015 का इंडेक्स नंबर कितना था, तो वो आया 135.64, और अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर मतलब 2013 का इंडेक्स नंबर। अब 13 का इंडेक्स नंबर कुछ दिया हुआ है नहीं, और कुछ न दिया हुआ हो ना तो वहाँ पे इंडेक्स नंबर पे लिखते हैं 100, बराबर ना। बेस ईयर के इंडेक्स नंबर पे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय इनकम ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर की इनकम जो आपके क्वेश्चन में दी गई है कि 2013 में उनकी इनकम 15,000 थी, 15,000 इनकम थी, तो बेस ईयर की इनकम लिखेंगे 15,000, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, बराबर ना। इनका कैलकुलेशन वो बताएगा हमें कि 2015 में उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए। तो इनका अगर हम लोग कैलकुलेशन करें ना, इनका मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, तो कुछ आ जाएगा 20,346 रुपीज़, बराबर 20,346। मतलब अगर कोई मिडिल क्लास पीपल की 2013 में इनकम 15,000 थी ना, तो 2015 में उनकी इनकम 20,000 के आसपास होनी चाहिए, तो ही जो इतना खर्चा बढ़ गया ना, 35% खर्चा बढ़ गया, तो ही उसे वो कवर कर पाएंगे। नहीं तो खाली खर्चा बढ़े और इनकम ना बढ़े तो वो सफिशिएंट थोड़ी कहलाया। समझ आया ना सब। तो देखो, ये फैमिली बजट मेथड से करना था, वही IW वाली मेथड, ठीक है, सिंपल सी मेथड, लेकिन क्या लॉजिक है वो याद रखना। और ये इसमें नई फार्मूला हमने देखी, एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम, ये नई फार्मूला देखी, उस फार्मूला को भी माइंड में रखना फिर, ओके। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से लिख लो आप लोग। तो उसके बाद जो इसके सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखें फिर। अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन में भी अलग अलग फूड आइटम्स का हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, और वो भी फैमिली बजट मेथड से। लिखा हुआ है ना आपके क्वेश्चन में कि भाई फैमिली बजट मेथड से हमें इंडेक्स नंबर ढूंढना है, और इसमें इसमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि आइटम ऐसे ही दिए हुए हैं, सीधे हमें ऐसे ही लिखते हैं ना। ये 2010 के क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है, और 2014 का सिर्फ प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी नहीं। तो यहाँ पर जो 2010 का जो मटेरियल दिया हुआ है, तो वो क्या कहलाया, बेस ईयर कहलाया ना। 2010 वो क्या हुआ हमारा, बेस ईयर, और जो 2014 है वो हमारा क्या हुआ, करंट ईयर हुआ। तो यहाँ पर 2010 बेस ईयर की क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, Q0 कहेंगे, कि ये क्या दिया हुआ है हमें, Q0 दिया हुआ है, बेस ईयर के क्वांटिटी। और जो प्राइस दिया हुआ है बेस ईयर का प्राइस, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, P0, ये P0 दिया हुआ है, बराबर। और ये जो 2014 की प्राइस है, 2014 करंट ईयर, उसकी प्राइस दी गई है, मतलब ये P1 दिया हुआ है। तो ये P1, P0 और Q0 दिया हुआ है। लेकिन हमें जो फैमिली बजट मेथड से फाइंड करना होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, वो जो हमें ढूंढना है, तो उसके लिए तो फार्मूला आती है सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। फार्मूला तो ये आती है ना, तो उसके लिए आई और डब्ल्यू वो दोनों तो चाहिए ना, फिर उसका मल्टीप्लाई भी चाहिए। तो यहाँ पे आई भी नहीं दिया हुआ है, डब्ल्यू भी नहीं दिया हुआ है, तो वो दोनों पहले ढूंढने होंगे और फिर उसका मल्टीप्लाई करना होगा। जो मैंने आगे आपको स्टार्टिंग में फार्मूला में लिखवाया कि अगर आई फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला आती है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, तो इसके ऊपर से आई मिलेगा ना हमें। ये P1 और P0 दिया हुआ है, जैसे पहले वाले सम में भी किया, 18 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 100,
ऐसे अगर सब में ढूंढें तो ये आई मिल जाएगा हमें। और अगर डब्ल्यू ढूंढना हो तो डब्ल्यू के लिए मैंने स्टार्टिंग में फार्मूला लिखवाई कि उसमें करते हैं पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो। डब्ल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, पी ज़ीरो मल्टीप्लाई क्यू ज़ीरो। क्यू ज़ीरो दिया हुआ है ना, तो पी ज़ीरो और क्यू ज़ीरो का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्यू वन दिया हुआ होता ना क्वेश्चन में, तो पी वन और क्यू वन का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, बराबर। तो यहाँ पर पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो वो डब्ल्यू मिल जाएगा। और ये जो डब्ल्यू मिलेगा उसके बाद फिर यहाँ पर आई डब्ल्यू ढूंढेंगे कि ये आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई, फिर उसका टोटल यहाँ पर लिखा जाएगा ना, समझ रहे हो ना। तो अगर क्वेश्चन में आई और डब्ल्यू नहीं भी दिया हुआ हो तो हमें पहले फाइंड करना होगा, फैमिली बजट मेथड से करना है तो पहले आई ढूंढेंगे, फिर डब्ल्यू ढूंढेंगे, फिर आई डब्ल्यू ढूंढेंगे और उसकी फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे। स्टेप समझ में आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पर ये फाइंड कर लेता हूँ फटाफट, तो उसके बाद फिर समझाता हूँ कैसे करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दी कि भाई ये आई भी फाइंड कर लिया, पी वन अपॉन पी ज़ीरो मल्टीप्लाई 100, हर एक का आई फाइंड कर लिया। उसके बाद डब्ल्यू फाइंड कर लिया, पी ज़ीरो मल्टीप्लाई क्यू ज़ीरो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते रहे तो ये डब्ल्यू की लाइन भी मिल गई हमें। और उसके बाद आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 120 मल्टीप्लाई 900, 125 मल्टीप्लाई 1280, ये आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई है, तो वो कॉलम भी मिल गई हमें। और फाइनली हमें क्या चाहिए होता है, सिग्मा आई डब्ल्यू का टोटल अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये डब्ल्यू का टोटल। और ये दोनों जो मिल गए तो अब इसे फार्मूला में रखेंगे कि फार्मूला में सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, तो आई डब्ल्यू का टोटल आया ये कि 4,64,000.6, 4,64,000.6 इन सब का टोटल, और डिवाइड बाय 3610, 3610। और इन दोनों का डिवाइड करें ना, तो इन दोनों का डिवाइड कुछ आता है 128.53। दोनों का डिवाइड क्या आएगा, 128.53। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मिल गया। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसे इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना मतलब कितने परसेंटेज का राइज हुआ वो बताना। तो इंटरप्रेट करने के लिए क्या करते हैं, उसे 100 में से माइनस कर देते हैं। मतलब यहाँ पर इंक्रीज इन परसेंटेज लिखेंगे कि इंक्रीज इन परसेंटेज, भाई कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो 128.53 माइनस 100, तो आंसर मिलेगा कुछ 28.53 परसेंटेज। कितना आ जाएगा, 28.53। मतलब कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में इतने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ। समझ आ रहा है ना सब। देखो सिंपल है, स्टेप्स सिंपल है, लेकिन क्या स्टेप्स रखने हैं और क्या फॉर्मूला रखनी है वो ज़रूर ध्यान रखना। अब जैसे सेकंड सम किया वैसे ही इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन भी देखें हम लोग। अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। पहले दो सम किए वो हमने फैमिली बजट मेथड से किए, अब ये थर्ड वाला सम कैसे करना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। तो सबसे पहले तो टेबल ही क्लियर करें ना हम लोग, बराबर ना। टेबल क्लियर करें कि देखो इसमें आइटम ऐसे दिए हुए हैं, हमें वर्टिकली लिखने होंगे, इस तरह से लिखने होंगे, और दूसरा क्या क्या दिया हुआ है वो सब पहले सही से लिखें। तो फिर टोटल एक्सपेंडिचर की फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर आंसर के लिए टेबल बनाए तो यहाँ पर सबसे पहले आइटम में लिखेंगे जो ABCDE दिया हुआ है, और उसके साथ यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है। अब यूनिट में खास ध्यान रखते हैं, ये हमने एक्सरसाइज 1.3 में भी सीखा था कि यूनिट में खास ध्यान रखना है कि यूनिट में चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है। चेंज ऑफ यूनिट वाले सम हमने किए ना 1.3 में, और वो इसमें भी आएंगे, बराबर। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, मतलब वही लेस्परीज और पेस्टीज की मेथड से करना है, ठीक है ना, उनमें से कोई भी एक मेथड से। तो यहाँ पर यूनिट भी तो चेंज करने होंगे ना उसके हिसाब से, तो यूनिट का खास ध्यान रखना। यूनिट में हमने क्या बताया था कि यूनिट हमेशा 1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 1 kg, 1 पीस, 1 लीटर, 1 मीटर, बराबर 1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए हमेशा। तो यूनिट वैसे लिखेंगे कि जैसा यहाँ पर पहले में यूनिट दिया हुआ है क्विंटल, क्विंटल मतलब तो 100 किलो होते हैं, तो हमें 100 kg नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, 1 kg लिखना है। तो मतलब यहाँ पर यूनिट में आएगा सिर्फ kg, क्विंटल नहीं kg लिखेंगे यूनिट में। यहाँ पर भी 20 kg है तो 20 kg नहीं, सिर्फ 1 kg लिखेंगे, बराबर। अगर ये दिया हुआ है तो उसके हिसाब से प्राइस या तो फिर क्वांटिटी वो बदलनी पड़ती है ना।
फिर ये 10 लीटर है तो 10 लीटर नहीं सिर्फ लीटर लिखेंगे। यहाँ पर डजन है, डजन मतलब 12 पीस होते हैं, ये उस दिन भी बताया था। डजन हो ना तो उसे पीस में कन्वर्ट कर लिया करो। डजन मतलब 12 पीस, तो यहाँ पर से 1 पीस लिखेंगे। 12 के अकॉर्डिंग नहीं, 1 के अकॉर्डिंग लिखते हैं। और फिर आखिरी में मीटर, तो वो सिर्फ मीटर ही दिया हुआ है, मतलब 1 मीटर ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वांटिटी ऑफ 2014 है। अब यहाँ देखो ये 2014 और 15 2 साल दिए हुए हैं, मतलब 2014 वो बेस ईयर हुआ ना, और 2015 वो क्या हुआ, करंट ईयर हुआ। मतलब ये जो क्वांटिटी दी गई है वो 2015 की क्वांटिटी, 14 की क्वांटिटी है। और 14 मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, Q0 कहेंगे। बराबर ना, ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, Q0 नाम देंगे। और क्वांटिटी जब लिखनी हो तो क्वांटिटी में चेंज क्या करते हैं, क्वांटिटी में खाली यूनिट देखते हैं कि यूनिट बरोबर है या नहीं। कि जैसे यहाँ पर हमने किलोग्राम लिखा, तो क्या इसकी क्वांटिटी भी किलोग्राम में ही दी गई है, तो हाँ किलोग्राम में ही दी गई है, तो उसे चेंज नहीं करेंगे। क्वांटिटी में खाली यूनिट चेक करते हैं कि यूनिट वही होना चाहिए, ये किलोग्राम तो ये भी किलोग्राम में है। फिर दूसरा बी में हमने किलोग्राम यूनिट बनाया, तो यहाँ पर भी किलोग्राम में है ना, 18 किलोग्राम, तो क्वांटिटी वही लिखेंगे 18। तीसरे में हमने लीटर में बनाया, तो क्या ये भी लीटर में है, तो हाँ ये भी लीटर में है, 12 लीटर। फोर्थ में हमने पीस में बनाया कि भाई 1 पीस, तो क्या यहाँ पर भी क्वांटिटी पीसेस में ही है, तो पीस में ही दी गई है ना, 20 पीस वही लिखेंगे। और यहाँ पर मीटर में है तो क्वांटिटी भी मीटर में ही दी गई है 14, तो वो 14 ही लिखेंगे, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं। अब ये प्राइस दिया हुआ है 2014 का, 2014 का प्राइस है, मतलब उसे P0 कहेंगे। 14 का प्राइस मतलब P0 ना, और प्राइस में चेंज करते हैं कि यहाँ पर अब प्राइस और यूनिट ध्यान देना। अब इनमें ध्यान देना प्राइस में, कि ये है ना, ये क्विंटल का प्राइस दिया हुआ है, मतलब 100 किलो का प्राइस दिया हुआ है 1200 रुपये, 100 केजी के 1200 रुपीज़, तो 1 केजी का कितना, ये क्विंटल के दिए हुए हैं ना 1200, तो 1 केजी का कितना हुआ, तो 1 केजी का हुआ 1200 डिवाइड बाय 100 करेंगे, 12 रुपीज़ हुआ। क्विंटल मतलब 100 हुआ, तो 1200 डिवाइड बाय 100, 12 रुपीज़। बराबर। फिर इसी लाइन को, पहले इसी लाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर 340 दिया हुआ है, वो 340 20 केजीज का दिया हुआ है, 20 केजी का प्राइस 340, तो 1 केजी का कितना, 340 डिवाइड बाय 20, तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो प्राइस दिया हुआ है वो ये 10 लीटर का प्राइस दिया हुआ है 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ 10 लीटर का, तो 1 लीटर का कितना, 30 डिवाइड बाई 10, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बराबर। फिर यहाँ पर ये जो 15 दिया हुआ है प्राइस, वो प्राइस एक डज़न का दिया हुआ है कि डज़न के 15 रुपीज़, तो डज़न के अगर 15 रुपीज़ तो एक का कितना हुआ, तो 15 डिवाइड बाई 12 करेंगे ना, 15 डिवाइड बाई 12 करें तो कुछ होगा 1.25, एक का हो जाएगा 1.25, 15 डिवाइड बाई 12। और ये जो प्राइस दिया हुआ है वो प्राइस मीटर का है, 1 मीटर का ही है, तो हमें तो 1 मीटर का ही प्राइस लिखना है, तो उसमें वही लिखेंगे 12 रुपीज़। बराबर। ये मिल गया ना P0। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ प्राइस ऑफ 2015, 2015 का प्राइस है, मतलब ये P1 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है हमारा, P1 2015 का प्राइस। अब ये जो 15 में प्राइस दी गई है पहले 1700, वो 1700 क्विंटल की है, मतलब 100 केजी के 1700, तो 1 केजी के कितने हुए, 1700 डिवाइड बाय 100, तो वो हो जाएंगे 17। बराबर। फिर यहाँ पर ये जो 380 दिए हुए हैं वो 380 20 केजी के हैं, यूनिट में 20 केजी है ना, 20 किलो के 380 रुपीज़, तो 1 किलो के कितने हो जाएंगे, तो 1 किलो के 380 डिवाइड बाय 20, तो 19 रुपीज़ होंगे वो। फिर इसका, तो ये जो प्राइस दिए हुए हैं 40 रुपीज़, वो 10 लीटर के हैं, 10 लीटर के 40 रुपये, तो 1 लीटर का कितना होगा, तो 1 लीटर के हो जाएंगे 4 रुपये। बराबर। फिर यहाँ पर ये जो 24 रुपीज़ दिए हुए हैं वो 24 रुपीज़ एक डज़न के हैं, डज़न मतलब 12 पीस, 12 पीस के 24 रुपीज़, तो एक पीस के कितने, 24 डिवाइड बाई 12, तो 2 रुपीज़, एक पीस के 2 रुपये। और यहाँ पर ये जो 16 रुपीज़ दिए हुए हैं वो मीटर के, मतलब 1 मीटर के ही दिए हुए हैं, तो वो तो 1 मीटर के वही 16 रुपीज़ ही होंगे। ठीक है ना, तो ये P1 भी मिल गया ना।
ध्यान देना, अगर ये टेबल में ना समझ पा रहे हो तो आपकी टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठो और फिर एक बार फिर से चेक करो कि मैंने यूनिट कैसे चेंज की है। इसमें खास ध्यान रखना, अगर यूनिट में मिस्टेक हुई तो पूरे सम में मिस्टेक हो जाएगी। सीधे इसी के हिसाब से सम करके मत चले आना। अब इसमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करनी है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि क्वेश्चन में चेक करना क्या दिया हुआ है, Q0 दिया हुआ है कि Q1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर Q0 दिया हुआ है, Q1 नहीं दिया हुआ। तो अगर Q0 दिया हुआ है तो हमें Q0 के अकॉर्डिंग लेस पीरियड्स की फार्मूला यूज़ करनी होगी। मतलब इसमें जो हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढना है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो वो हमें फाइंड करना है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई 100। इस फार्मूला से ढूंढना है ना, P1Q0 अपॉन P0Q0, ये एक ही फार्मूला। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए लेस्परीज, पेस्चिस, फिशर तीनों फार्मूला नहीं ढूंढनी है। यहाँ एक ही फार्मूला फाइंड करनी है। Q0 दिया हुआ है तो ये लेस्परीज वाली फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब अगर वो फार्मूला यूज़ करनी है तो यहाँ पर हमें फाइंड करना होगा पहले P1Q0 वो फार्मूला के हिसाब से, और दूसरा ढूंढना होगा P0Q0, और उन दोनों का टोटल वो फिर फार्मूला में यूज़ करना होगा। बराबर। आखिरी आंसर छोटा सा ही होता है, उसकी कैलकुलेशन छोटी होती है। उसके लिए जो टेबल बनाना है ना उसमें ध्यान रखते हैं। अब ये फार्मूला याद हो कि हाँ भाई ये फार्मूला यूज़ करनी है तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये ढूंढेंगे ना। अब P1Q0 मतलब ये P1 और Q0 का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे। और P0Q0 मतलब P0 और Q0 का मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे, और फिर इनका टोटल वो इनका टोटल फार्मूला में। बराबर। मैं एक बार इसकी कैलकुलेशन कर दूं तो फिर से समझाता हूँ। जैसे अब मैंने यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन कर दी कि P1Q0, P1 और Q0 का मल्टीप्लाई लिख दिया और P0Q0 का मल्टीप्लाई लिख दिया यहाँ पर। बराबर ना, ये तो सीधे कैलकुलेटर से हो जाएगा। और फिर इनका टोटल, टोटल में हमें सिर्फ यही दोनों चाहिए ना कि सिग्मा P1Q0 और सिग्मा P0Q0। अब ये सब वैल्यू हम लोग फार्मूला में रखेंगे ना। तो यहाँ पर अगर फार्मूला में रखें कि सिग्मा P1Q0, तो P1Q0 का आंसर आया 1504 अपॉन P0Q0, तो P0Q0 का आंसर आया 1135 मल्टीप्लाई 100। और इनका अगर सॉल्यूशन करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड, जो टोटल आंसर आएगा कुछ 132.51, 132.51 यह आंसर आएगा। और इसे फिर इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करना मतलब कितने परसेंटेज का राइज हुआ वो बताना है ना। जैसे हर सम में बताते हैं, आखिरी में बताना होता है इंक्रीज इन परसेंटेज। आखिरी में बताएंगे इंक्रीज इन परसेंटेज, तो कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो 132.51 माइनस 100 करेंगे। माइनस 100 करें तो आंसर आएगा कुछ 32.51%। बराबर ना, कितना आएगा आंसर 32.51%, इतना इंक्रीज हुआ ये। तो ये भी समझ में आ गया ना। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी करना है तो खाली फार्मूला याद रखो कि फार्मूला क्या यूज़ करनी है, और यूनिट ध्यान रखा करो कि यूनिट में क्या चेंजेस करने हैं हमें। उसके बाद तो सीधी कैलकुलेशन ही हमें करनी है। सही बात है ना। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब सच में ईजी रहेंगे आपके लिए। अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन देखा तो वैसे ही फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें। एक्चुअली फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन वो दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, आप लोगों को खुद ट्राई करना है। मैं सिर्फ उसकी मेथड बता रहा हूँ कि एक्चुअली क्वेश्चन में क्या करना है हमें, वो मेथड में बता रहा हूँ। उसके बाद वो दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करना, 100% हो जाएंगे फिर उसमें। ठीक है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें हम लोग। अब जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट आंसर की तरह ही लिखा हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, उसमें आपका क्वेश्चन हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है ना, मैंने यहाँ वर्टिकली लिख दिया कि भाई यहाँ पे सब आइटम्स आपके वेट दिए हुए हैं और इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ फोर्थ में कि इसका जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढना है। अब जनरल इंडेक्स नंबर मतलब क्या, तो यहाँ पर जनरल इंडेक्स नंबर मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ही हुआ। अलग अलग आइटम्स का एक साथ इंडेक्स नंबर ढूंढना, तो इसका मतलब वो जनरल इंडेक्स नंबर ही होता है। लेकिन कौन सी मेथड से ढूंढना है वो कुछ मेंशन नहीं है, कि फैमिली बजट से ढूंढे कि टोटल एक्सपेंडिचर से ढूंढे, वो कुछ मेंशन नहीं है। तो वो क्वेश्चन देखकर हमें खुद पता चलता है कि यहाँ पर वेट दिया हुआ है, तो वेट वो कौन सी मेथड में आता है, वेट आता है फैमिली बजट मेथड में। सही बात है ना। अगर वेट दिया हुआ है तो मतलब फैमिली बजट मेथड से ही हमें करना है ना। ठीक है।
तो इसका मतलब इसमें जो हमें इंडेक्स नंबर ढूंढना है, जनरल इंडेक्स नंबर मतलब वही ओवरऑल इंडेक्स नंबर जो फाइंड करना है, भले कहो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो वो फाइंड करना है हमें इंडेक्स नंबर फैमिली बजट मेथड से ही, मतलब सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, इसी मेथड से ढूंढना है। और इस क्वेश्चन में आपको W और I वो दोनों दिए हुए ही हैं, पहले के दो क्वेश्चन की तरह फाइंड करने की जरूरी नहीं है। इसमें ये वेट दिया हुआ है, वेट मतलब इसमें ये W दिया हुआ है, और ये इंडेक्स नंबर मतलब कि ये I दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर सीधी एक कॉलम IW बना सकते हैं ना, बरोबर ना। सिर्फ इनका मल्टीप्लाई, I और W का मल्टीप्लाई वो यहाँ पर लिख दें, और फिर सिग्मा आई डब्ल्यू, ये सिग्मा आई डब्ल्यू का टोटल एंड सिग्मा डब्ल्यू इसका टोटल, इन दोनों का टोटल वो फिर इस फार्मूला में रखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, मैंने बताया ना 4 5 दोनों सिंपल क्वेश्चन है। बस ये आप लोगों को अब काउंट करने हैं, सिंपल से ये कैलकुलेशन करके और फिर इसका आंसर फाइंड कर लो। समझ आ रही है बात? तो फोर्थ वाला क्वेश्चन ऐसा ही ट्राई करो। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में भी सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि क्या है उसमें, फिर उसके हिसाब से आप ट्राई करना, बराबर। अब जैसे फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें भी मैंने टेबल पहले वर्टिकली बना दिया है कि यहाँ पे सब आइटम दिए हुए हैं, ये यूनिट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में जो यूनिट दिए हुए हैं वो नॉर्मल यूनिट है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में यूनिट 1 पीस में 1 मीटर और 1 मीटर में ही दिए हुए हैं, तो 1 1 में ही दिए हुए हैं। अगर 1 में यूनिट दिया हुआ है ना तो किसी में कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ 2010, क्वांटिटी ऑफ प्राइस ऑफ 2010 एंड प्राइस ऑफ 2014, ये ऐसे दिया हुआ है, बराबर। आपका हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, ये मैंने वर्टिकली टेबल बना दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी 10 और 12 की जो ईयर दिए हुए हैं, तो मतलब जो 10 है 2010 तो वो हमारा बेस ईयर हुआ ना, और 2014 वो हमारा क्या कहलाया, करंट ईयर कहलाया। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ 2010, क्वांटिटी ऑफ 2010 मतलब ये Q0 है, कोई चेंज नहीं करना है, जो क्वेश्चन में है वैसे ही, सिर्फ उसे वर्टिकली लिखा हमने, ये Q0 दिया हुआ है। फिर प्राइस, प्राइस ऑफ 2010, प्राइस ऑफ 2010 मतलब ये P0 दिया हुआ है, एंड प्राइस ऑफ 2014 मतलब ये P1 दिया हुआ है, ऐसा है ना, ये सब दिया हुआ है ना। और इसमें फाइंड क्या करना है, तो क्वेश्चन में देखो इसमें इंडेक्स नंबर ढूंढना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड, दोनों मेथड से ढूंढना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो बार अलग अलग सम करने हैं, दो बार अलग अलग टेबल बनाने हैं। मतलब ये जो एक टेबल बनाया ना, तो ये एक टेबल बनाना है, इसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करेंगे, बराबर। फिर सेम ऐसा टेबल बनाना है और फिर उसे फैमिली बजट मेथड से सॉल्व करेंगे। दो सम करने हैं फिफ्थ वाले में, ध्यान देना। सबसे पहले अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड करें ना, तो उसके लिए क्या देखते हैं, वो देखते हैं Q0 दिया हुआ है कि Q1 दिया हुआ है। इसमें Q0 दिया हुआ है, तो Q0 दिया हुआ है, तो फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला आती है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से ये फार्मूला आती है ना, इसका मतलब इस टेबल के साथ हमें यहाँ पर इस फार्मूला के हिसाब से ढूंढना होगा P1 Q0 एंड P0 Q0, ये दो चीज़ें ढूंढनी होगी ना हमें, बराबर ना। ये दोनों हमें फाइंड करने होंगे। P1 Q0 तो P1 और Q0 का मल्टीप्लाई, P0 Q0 में P0 Q0 का मल्टीप्लाई, और जो दोनों का आंसर मिले उसे इस फार्मूला में रखना है। समझ आ रही है बात? तो सिंपल सा हो जाएगा ना। पहले यही पूरा एक टेबल बनाना है, वो बनाना है हमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से, वो इसे सॉल्व करेंगे। फिर यही टेबल कंटिन्यू करना है, अब उसमें ये हटा देंगे, फिर से यही टेबल बनाएंगे हम लोग, फिर से यही टेबल, लेकिन अब हमें फैमिली बजट मेथड फार्मूला यूज़ करनी है। नीचे जो सम हो जाए टोटल एक्सपेंडिचर का, तो फिर से ये पूरा टेबल तैयार करना है, दूसरी बार सम करना, उसमें फैमिली बजट मेथड से ढूंढना है। तो फैमिली बजट मेथड से हम लोग कैसे ढूंढते हैं, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये फार्मूला यूज़ करते हैं ना, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। मतलब इसमें अब उसके हिसाब से यहाँ कॉलम बनानी पड़ेगी, दूसरा टेबल जब बनाओगे तो दूसरे टेबल में आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, तो आई भी नहीं है डब्ल्यू भी नहीं है, तो वो फाइंड करेंगे ना, जैसे सेकंड सम में किया था। यहाँ पर पहले आई फाइंड करेंगे, आई कैसे मिलता है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, उससे आई ढूंढेंगे हम लोग। मतलब ये आपको दिया हुआ है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, वो यहाँ पर ढूंढेंगे जैसे सेकंड सम में किया था वैसे ही।
इसमें भी P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, इसमें भी वैसे ही I मिल जाए तो उसके बाद यहाँ W ढूंढते हैं। W कैसे ढूंढते हैं? P0 मल्टीप्लाई Q0, P0 मल्टीप्लाई Q0 करके, मतलब ये P0 और Q0 इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो वो हमें W मिलेगा, वो W की कॉलम मिलेगी। और ये दोनों मिल जाए IW, तो आखिरी में ढूंढते हैं IW, ये I और W का मल्टीप्लाई, बरोबर ना? ये I और W का मल्टीप्लाई यहाँ पर ढूंढेंगे, और फिर ये सिग्मा IW इसका टोटल और सिग्मा W इसका टोटल, इन दोनों का टोटल फिर इस फार्मूला में रखेंगे, ठीक है ना? तो ये जो आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, उसमें दोनों मेथड यूज़ करनी है, दो सम हमें करने हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी और फैमिली बजट मेथड से भी। तो ये फोर्थ और फिफ्थ, ये दोनों सम आप लोग ट्राई करो, एकदम इजी है। सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना कि अगर मल्टीप्लाई में या इस कैलकुलेशन में जरा सी भी मिस्टेक हो गई तो पूरा सही होते हुए भी आखिरी में आंसर नहीं आएगा फिर, ठीक है? तो ये दोनों सम आप लोग ट्राई करो। फिर जो चैप्टर की अब फाइनल एक्सरसाइज है, चैप्टर की सब मेथड तो क्लियर हो गए, अब जो फाइनल एक्सरसाइज है या जो शॉर्ट सम्स की मेथड है, वो अब मेथड हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।